हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम 2026 के लिए इसमें हम लोग राजनीतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान से जितने भी अभी तक किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग संसद, राज्यसभा, लोकसभा और समितियां, इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं संसद, राज्यसभा, लोकसभा और समितियों से क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 साल का होता है। 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। तत्पश्चात यह स्वतः भंग हो जाती है। भारत के प्रत्येक राज्यों को उसकी संख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। वर्तमान में यह 1971 की जनगणना पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी, तो बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होती है तो कितने का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा, ये सदन के कुल सदस्यों में से 1/10, सदन के कुल सदस्यों में से 1/10 का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 189 थर्ड के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या 1/10 भाग है। इसमें से जो भी अधिक होगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है। तो भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अतः राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है, तो ये कहाँ पे उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की तीसरे अनुसूची में है। तो पद के शपथ का प्रारूप किसमें है, तो तीसरे अनुसूची में है। इसमें भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची गलत है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में ये जो कि इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की तीसरी अनुसूचियों में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप उपबंधित किया गया है, जिसमें इसमें संघ के मंत्री के शपथ का है, संसद के सदस्य का है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के शपथ का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन में साधारण मतदान का अधिकार नहीं है, वह केवल मत बराबर होने की दशा में ही निर्णायक मत दे सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। तत्पश्चात गठित प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलंकर को चुना गया था। वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे हम लोग जीबी मावलंकर के नाम से जानते हैं, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? तो जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, जीबी मावलंकर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ये किसका विनिश्चय अंतिम होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 थर्ड के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, जब लोकसभा के अध्यक्ष पद जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है, तब उसमें क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तब उसमें अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, जो कि सही है। वह अध्यक्षता नहीं करेगा, तो ये भी सही है। वह प्रथमतः मत देने का हकदार होगा, तो ये भी इसमें सही है। वह सदन में उपस्थित नहीं रहेगा, ये गलत है। वह सदन में उपस्थित रहेगा। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसका क्या है? राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 96 के खंड फर्स्ट के अनुसार जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अनुच्छेद 96 के खंड सेकंड के अनुसार ऐसी स्थिति में उन्हें लोकसभा में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत हक देने का नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अनुच्छेद 100 के खंड फर्स्ट के अनुसार सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है? तो ये लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लोक लेखा समिति। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संसद की लोकलेखा समिति को संसद का तीसरा आंख कहा जाता है। लोकलेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। तो सबसे प्राचीनतम समिति कौन सी है? तो लोकलेखा समिति है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संख्या पूछी जाती है, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो इस लोकलेखा समिति में 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं। इस समिति में सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि इस समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होता है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण कार्यपालिका का जन निर्वाचित सभा यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार
मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसमें दिया गया है, पहला है भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है, जो कि ये गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत हैं। इसमें ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करता है। इस प्रकार फर्स्ट वाला कथन क्या था? गलत था। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित नेताओं के भारत के प्रधानमंत्री बनने का जो सही क्रम है, अपना उत्तर नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करके अपना उत्तर सही चयन करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले इसमें पीवी सिंह ये जो कि 1989 से 1990 तक थे। पीवी सिंह ये पहले पे आएंगे। पीवी सिंह के बाद चंद्रशेखर आएंगे। चंद्रशेखर ये दूसरे नंबर पे आएंगे, चंद्रशेखर। फिर उसके बाद एच डी देवगौड़ा आएंगे। एच डी देवगौड़ा ये तीसरे नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद आई के गुजराल आएंगे, ये चौथे नंबर पे। इसका क्या है सही क्रम? तो इसमें दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका क्या है? सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका सही क्रम था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पीवी सिंह जो कि 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक थे। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक थे। एच डी देवगौड़ा ये जो कि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक थे। आई के गुजराल ये 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 75। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। इसके तहत किसी मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। साथ ही मंत्रिमंडल का निर्णय भी सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। तो कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। अधिकतम 6 माह के लिए ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा के अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा। प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर होगा मंत्रिमंडल द्वारा। मंत्रिमंडल द्वारा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, मंत्रिमंडल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन सभी मंत्रियों यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री से मिल करके होता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
यह मंत्रिमंडल एक अत्यंत शक्तिशाली निकाय है जो वास्तव में केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में संसदीय सरकार जाना जाता है। भारत में संसदीय सरकार जाना जाता है, तो ये उत्तरदायी सरकार के रूप में, उत्तरदायी सरकार के रूप में ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इस सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यकारी अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का पश्चात स्वरूप कहा जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये साधारण विधेयक के संबंध में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, साधारण विधेयक के संबंध में होता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने में दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर होगा संसद। संसद ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, संसद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है किसी भी राज्य में विधान परिषद का स्थापना व उसका उत्सादन संसद से संबंधित राज्य की विधानसभा के प्रस्ताव पर करती है, जैसा कि अनुच्छेद 169 खंड फर्स्ट में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 169 फर्स्ट के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ये किसके समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है लोक लेखा समिति का? ये लोकसभा के समक्ष, लोकसभा के समक्ष। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लोकसभा के समक्ष। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य इसमें होते हैं। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकलेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि लोकलेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में से सही उत्तर को पहचानना है, इसमें कौन सा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा, तो लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7 और टोटल कितने होते हैं, 22 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत की संसद से व्यक्त होता है, तो भारत की संसद से क्या व्यक्त होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, लोकसभा शामिल होती है, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संसद निर्मित होती है, तो किससे निर्मित होती है, तो ये राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि भारतीय संसद में कौन-कौन शामिल होते हैं, तो इसमें भारत का राष्ट्रपति शामिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, संसद की संरचना होती है, ये लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत की संसद शामिल होते हैं, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
31 है कि भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है। ये किसको प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 के इसमें राइट आंसर होगा साधारण विधेयक पे। साधारण विधेयक पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि साधारण विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 34 है कि विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अनुच्छेद 75 सेकंड के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 5 के अनुसार कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह तक संसद की किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि तक उस समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 36 किसमें राइट आंसर होगा? ये संसद के लोकप्रिय यानी कि निम्न सदन के प्रति होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें दिया गया है कि भारत के मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश कराने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। संसद को, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा संसद को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद सेकंड के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो कि वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस प्रावधान के अनुसार सिक्किम को वर्ष 1975 में भारतीय संघ में प्रवेश दिया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा संसद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद थर्ड के अंतर्गत किसी नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति संसद को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि संसद एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि ये बन सकता है 6 महीने तक। 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 6 महीने तक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यदि कोई मंत्री बिना संसद की सदस्यता के मंत्री पद धारित करता है तो वह अधिकतम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए समस्त सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 103 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर
42 है कि भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर होगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो कुल सदन की सदस्यता 1/10 भाग होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा के संबंध में बताना इसमें से कौन सा सही है? तो इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं तथा उतने ही सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, अतः इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का इसमें राइट आंसर होगा यह विघटित किए जाने की योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है राज्यसभा के सभापति निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति निर्वाचित होते हैं तो संसद के सभी सदस्यों के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 89 फर्स्ट में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित एवं मनोनीत से मिल करके बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66 फर्स्ट में किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की अपनाया जाता है और ऐसे निर्वाचन में मत गुप्त होता है, अतः राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन संसद के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिनों के अंदर अपनी संतुष्टि देनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का इसमें राइट आंसर होगा 14 दिनों में। 14 दिनों में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 14 दिनों में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अनुसार धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं। किसी धन विधेयक को लोकसभा के द्वारा पारित कर राज्यसभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा द्वारा विधेयक को प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर ही सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना लोकसभा को वापस भेजना होता है। 14 दिन की समाप्ति के बाद धन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। धन विधेयक संसद के निम्न सदन अथवा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ये लोकसभा या निम्न सदन में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा लोकसभा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया तथा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। इस लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की संतुष्टि लेना आवश्यक होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका प्रमाणीकरण लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्यसभा का अन्य अधिकारी है। तो राज्यसभा का अन्य अधिकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का इसमें राइट आंसर होगा तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संतुष्टि करना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संतुष्टि का एकाधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर होगा 1 वर्ष। 1 वर्ष ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 1 वर्ष। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत
संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार यदि राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित यह प्रस्ताव केवल 1 वर्ष तक प्रभावित रहता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की एक यह अन्य शक्ति है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? ये कौन से अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया अच्छा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि यदि क्या इसमें है तो किसी भी राज्य की सहमति के बिना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते का अनुपालन अनुपालन के क्रम में तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में और अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 253 के तहत किसी भी राज्य की सहमति के बिना संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को क्रियान्वित करने के लिए कानून बना सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। कम से अधिक की ओर इसमें पहचानना है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो इसमें सबसे पहले राजस्थान आएगा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कम से अधिक की ओर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है सबसे कम राजस्थान में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। यह जो कि ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, मध्य प्रदेश में 11 है, कर्नाटक में 12 है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 31 सीटें हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये राज्यसभा का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, राज्यसभा का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के तहत कार्य कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेंगे। इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के कितनों सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर होगा 2 जो कि अब वर्तमान में क्या किया गया है, इनको हटा दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में चुनाव के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के
सदस्यों को यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है तो अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एवं अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं में 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता था। लेकिन इसको 25 जनवरी 2020 को यह व्यवस्था समाप्त की गई है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है, परंतु आंग्ल भारतीय मनोनीत करने की अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। फिर उसके बाद इसके महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 230 एवं अनुच्छेद 332 के तहत क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण प्राप्त होता है, जिससे अनुच्छेद 334 में संशोधन करके 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 25 जनवरी 2030 तक यह दिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 12 ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 12 सदस्यों को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में निहित उपबंधों के अधीन भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 12। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 83 खंड फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों को यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा इस नियमित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्ति शीघ्र ही निवृत्त हो जाएंगे। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 होगी, जिसमें 338 निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? क्वेश्चन नंबर 61 का इसमें राइट आंसर होगा ये नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुष्टि करना। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, इसके लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा की एकांकी शक्ति होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो किसमें निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति? क्वेश्चन नंबर 62 का इसमें राइट आंसर होगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति में। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के खंड 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 77 खंड 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 78 के अनुसार संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधित और विधायन संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसको प्रधानमंत्री उपलब्ध कराए, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। फिर उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि संविधान के भाग 5 के अध्याय फर्स्ट में संघ की कार्यपालिका उल्लेखित है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद प्रावधान नहीं है। फिर उसके बाद आता है कि संविधान केवल मंत्रियों का उल्लेख करता है, वह मंत्रिमंडल के मंत्रियों, उपमंत्रियों आदि के रूप में किसी वर्गीकरण का उल्लेख नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 63 का इसमें राइट आंसर होगा
राष्ट्रपति के ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 सेकंड में उल्लेखित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये अनुच्छेद 75 थर्ड में कहा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का प्रमुख इसमें प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति इसके सलाह के अनुसार कार्य करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है कि राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 65 का इसमें राइट आंसर होगा 2 माह। 2 माह ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, 2 माह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 356 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा इसे इस बात का समाधान हो जाता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये अनुच्छेद 356 थर्ड के अनुसार इस उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और वह 2 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों ने संकल्पों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 66 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 118 में। अनुच्छेद 118 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्यवाहक के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है कि लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है, तो लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धन विधेयक को इतर किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 फोर के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष, तो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 89 सेकंड के तहत राज्यसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब तक उपसभापति पद रिक्त होगा तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह है। इन्होंने 9 अगस्त 2018 को पीजे कुरियन के स्थान पर यह पद ग्रहण किया था। 14 सितंबर 2020 को इन्होंने दूसरी बार इस पद के लिए चुना गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में उप कौन उपाध्यक्ष है राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 69 है कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, तो राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है तो ये राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद की किसे चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 70 का इसमें राइट आंसर होगा चरणजीत सिंह अटवाल को। चरणजीत सिंह अटवाल को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 14वीं लोकसभा 17 मई 2004 से 18 मई 2009 तक के उपाध्यक्ष पद पर शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल को चुना गया था। वर्तमान 17वीं लोकसभा का प्रथम सत्र 17 जून 2019 से प्रारंभ हुआ। इसके वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला है, जिन्होंने सुमित्रा महाजन के बाद इस पद को प्राप्त किया है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष
से चुने जाने की परंपरा है। वर्तमान में यह पद रिक्त है क्योंकि लोकसभा की किसी भी विपक्षी पार्टी के पास 10% से अधिक वोट नहीं है। उपाध्यक्ष थंदी दुरई का कार्यकाल 16वीं लोकसभा भंग होने से पूर्व हो गया था। नोट में नवगठित लोकसभा का कार्यकाल उसके प्रथम सत्र से 5 वर्ष तक रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है, इस संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? क्वेश्चन नंबर 71 का इसमें राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। फिर उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अनुच्छेद 86 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में या एक समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 86 सेकंड के अनुसार राष्ट्रपति संसद को कोई संदेश भेज सकता है। ऐसे भेजे गए संदेश पर संसद शीघ्र से विचार करेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 72 का इसमें राइट आंसर होगा समान मत आने पर। समान मत आने पर ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 100 फर्स्ट के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग यानी कि वोट निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विषय पे हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने का कारण यानी कि टाई होते हैं। परंतु अनुच्छेद 96 सेकंड के तहत जब उसे उसके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा हो तब वह प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो 2 बार होना चाहिए। 2 बार ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 85 एक के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक 6 माह के अधिक नहीं अंतर होना चाहिए। इस प्रकार संसद का एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि संसद के 2 सत्र के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। तो कितने माह का? तो 6 माह का। 6 माह का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो ये अनुच्छेद 83 में कहा गया है। अनुच्छेद 83 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के अलग अलग से समय पर निर्धारण किया जाता है, जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संसद की बैठक शुरू होते ही पहला घंटा प्रश्नकाल यानी कि प्रश्नोत्तर घंटा का होता है। प्रश्न काल में संसद सदस्य मंत्रियों से लोक महत्व किसी तत्कालिक समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रशासनिक समस्याओं तथा सरकार के कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल होने से प्रायः सरकार या उसके मंत्रियों के कार्यों का परीक्षण तथा उनकी कुशलता और योग्यता का पता चलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि संसदीय व्यवस्था में 0 आवर्स ये किस देश की देन है? तो ये भारत की है। भारत की है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर्स भारत की देन है। प्रश्न काल के बाद तत्काल बाद के समय शून्यकाल होता है। चूंकि यह मध्याह्न जो कि 12 बजे शुरू होता है इसीलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द औपचारिक रूप से मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में शून्यकाल में
किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल यानी कि 0 आवर्स का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का इसमें राइट आंसर होगा कि प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य का समय। प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य का समय ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची नियत नहीं होती है शून्यकाल होता है, अर्थात प्रश्नकाल एवं एजेंडा के मध्य काल के शून्य काल कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्यसूची नहीं निश्चित रहती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो संसद में शून्यकाल का अर्थ है कि प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को अपना इस्तीफा को संबोधित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का इसमें राइट आंसर होगा लोकसभा के उपसभापति ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, अनुच्छेद 94 ख, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद के सदस्यों में होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्तियां किससे संबोधित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 82 का इसमें राइट आंसर होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अध्यक्ष। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त होता है तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा अध्यक्ष सदन की सभी बैठकों में अध्यक्षता करता है, कार्यवाहियों का संचालन करता है तथा सदन में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करता है। अतः लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभियुक्त अध्यक्ष को संबोधित की जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व ये लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 84 यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 84 का इसमें राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो तो इसे आहूत करने हेतु केवल राष्ट्रपति ही अधिकृत है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी सदन का अधिवेशन आहूत करने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा का विघटन करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद होता है तो जब मतभेद होता है तब राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार करे या अस्वीकार कर सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को न तो रद्द कर सकती है और न ही ऐसे विधेयक में संशोधन की शक्ति प्राप्त होती है। राज्यसभा के लिए विधेयक की प्राप्ति की तिथि 14 दिन की अवधि के भीतर ऐसे विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित रहित लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। तत्पश्चात लोकसभा या तो राज्यसभा किसी भी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या रद्द कर सकती है। वस्तुतः किसी धन विधेयक पर राज्यसभा का अनुमोदन व्यवहार मात्र का एक औपचारिकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा
तो ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संबंधित कोई भी व्यवस्था नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक छोटी इकाई होती है। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352 थर्ड में किया गया है। ब्रिटेन परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ भी मंत्रिमंडल की अस्तित्व चल रहा है। यह हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक आवश्यक अंग बन गया है। मंत्रिमंडल नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है, चूंकि संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। अतः अनुच्छेद 75 थर्ड के अंतर्गत यह उत्तरदायित्व लोकसभा यानी कि निम्न सभा के प्रति होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में इसमें अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। फिर उसके बाद इसी कारण से कोई ऐसा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। फिर राष्ट्रपति मात्र उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो या तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो या जो लोकसभा के बहुमत दल का विश्वास प्राप्त करने की स्थिति में हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान सदस्य इसमें कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर होगा वर्तमान सदस्य 245 है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 245। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसमें उल्लिखित है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर के राज्यसभा बनेगी। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें 245 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा एवं 8 संघीय क्षेत्र यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली से, 1 पुदुचेरी से और 4 जम्मू कश्मीर से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के निर्वाचन होता है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 89 का इसमें राइट आंसर होगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 25 वर्ष। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 75 एक के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री का संसद सदस्य लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है, अतः 6 माह के भीतर उससे संसद का सदस्य होना होगा। इसे न्यूनतम आयु 25 वर्ष यानी कि लोकसभा के सदस्य हेतु होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 90 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें बताना है कौन सा सही है। तो मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 352 में। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा या इसमें कोई संशोधन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिशों पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है? तो इसमें कौन सा वक्तव्य बताना है जो कि सही है कि भारतीय प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट संरचना के संदर्भ में उसको अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 75 एक के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारतीय प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होता है। वह स्वविवेक से ऐसे लोगों का चयन करता है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। चूंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है कि संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुद्दों में बंदीकरण से उन्मुक्त प्राप्त होता है?
तो क्वेश्चन नंबर 92 का इसमें राइट आंसर होगा दीवानी मुकदमों में। दीवानी मुकदमों में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दीवानी मुकदमों में। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संसदीय नियमों के तहत संसद सदस्यों को सदन या उसकी किसी समिति के जिसके वह सदस्य है अधिवेशन के चलते रहने के दौरान या दोनों अधिवेशन चलते रहने के दौरान या सदनों को या समितियों की संयुक्त बैठक के दौरान तथा बैठक या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से छूट देती है। यह उन्मुक्त केवल दीवानी मामले यानी कि सिविल केस में गिरफ्तारी तक ही सीमित है। आपराधिक मामले या निवारक निरोध कानून के अधीन गिरफ्तार की जा सकती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्य पर इसके माध्यम से नियंत्रित स्थापित करती है। किसके माध्यम से नियंत्रित स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, प्रश्नकाल के और पूरक प्रश्न के, तीनों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75 थर्ड के। इसके साथ ही संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल तथा पूरक प्रश्न के माध्यम से ही परिषद पर नियंत्रण रखती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत का प्रधानमंत्री ये क्या होता है? नियुक्त होता है। नियुक्त होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, नियुक्त होता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा, राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जिसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, अनुच्छेद 75 सेकंड में कहा गया है। भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया या नेता होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त विधेयक के संबंध बताना है कौन सा कथन सही है। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 फर्स्ट में परिभाषित किया गया है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त एवं धन विधेयक दोनों लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है कि जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो उसमें प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका तात्पर्य होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास बहुमत नहीं प्राप्त है और तब प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, तो कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 98 का इसमें राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धन विधेयकों से इतर किसी विधेयक के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 फोर के तहत लोकसभा यानी कि स्पीकर करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 99 के इसमें राइट आंसर होगा लोकसभा का स्पीकर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा लोकसभा का स्पीकर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 फोर के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
क्वेश्चन नंबर 101 है कि यदि किसी विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध है तो निम्न में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो क्वेश्चन नंबर 101 का इसमें राइट आंसर होगा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। स्पीकर के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? तो आहूत ये किया जाता है प्रधा राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 103 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का इसमें राइट आंसर होगा सामान्य विधेयक में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सामान्य विधेयक में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संबंध में होता है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन में और दिया गया है संयुक्त बैठक में बुलाई जा सकती है। अब तक दोनों सदनों की 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अभी तक संसद के कुल 3 संयुक्त बैठक यानी कि संयुक्त अधिवेशन हुआ है। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला था दहेज विरोधी अधिनियम 1961 में नेहरू के समय में बुलाया गया था। दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 में मोरारजी देसाई देसाई के समय में बुलाया गया था। तीसरा था पोटा विधेयक 2002 आतंकवाद विरोधी विधेयक अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बुलाया गया था। ये 3 बार हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि का निर्माण शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 104 का इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249 के तहत। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संकल्पना पारित कर देता है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्न संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 105 का इसमें राइट आंसर होगा आश्वासन समिति, ये जो कि वित्तीय समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान में वित्तीय समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति को शामिल किया जाता है। आश्वासन समिति वित्तीय समिति नहीं होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है कि भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 106 का इसमें राइट आंसर होगा 24 समितियों का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 24 समितियों का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विभागों से संबंध अस्थायी समितियों की संख्या 24 है, जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग आते हैं। इसमें प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से हैं, जिन्हें क्रमशः लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित या निर्दिष्ट किया जाता है। इन समितियों के कार्यकाल का गठन 1 वर्ष के लिए होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 107 का इसमें राइट आंसर होगा 8 है। 8 है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 8। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कुल अस्थायी विभागीय समितियों की संख्या 24 है, जिसमें राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या 8 है, जबकि लोकसभा में विभागीय अस्थायी समितियों की संख्या 16 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो ये साहित्य के क्षेत्र में होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में और कला एवं समाज के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी के क्षेत्र में ये होते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व के देने के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 109 का इसमें राइट आंसर होगा ये कार्य करता है नाम मात्र की कार्यकारी अध्यक्ष
जो कि सही है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, ये गलत है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना, तो ये भी इसमें सही है। कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, ये भी इसमें सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु उसके लिए यह अपेक्षित है कि वह मंत्रिपरिषद की सहायता एवं परामर्श से ही कार्य करे। इस प्रकार राष्ट्रपति केवल औपचारिक या संवैधानिक नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है कि इसमें पहला, तीसरा, चौथा सही था। संविधान में उपराष्ट्रपति की कोई कृति नहीं सौंपी गई है, यद्यपि राष्ट्रपति के बाद अधिकृत अग्रता अधिपत्र में सर्वोच्च स्थान उपराष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोकलेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्यों को इनका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967-68 में है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है कि संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 111 का इसमें राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 112 है कि भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें लोक लेखा समिति होती है। लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, भारतीय संसद की समितियों में लोकलेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है। इसका उद्देश्य लोक व्यय की दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। इस समिति में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिरक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967-68 से है। लोकलेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को लोकसभा के स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि संसदीय समिति दो प्रकार की होती है। पहला अस्थायी समिति, दूसरा तदर्थ समिति। अस्थायी समिति अस्थायी एवं नियमित समितियां हैं। इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। वित्तीय समितियां विभागों से संबंधित अस्थायी समितियां होती हैं। कुछ अन्य समितियां अस्थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसमें तदर्थ समितियों किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त किए जाती हैं और वे अपने काम समाप्त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं, तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों के संबंधित प्रवर तथा संयुक्त समितियां हैं। रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधित संयुक्त समिति इत्यादि सभी तदर्थ समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के आते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो इस समिति का कार्यकाल पूछा जाए तो 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 114 एक लोकलेखा समिति में शामिल होते हैं। तो लोकलेखा समिति में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। पहला वाला गलत है, तो दूसरा तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है
लोक लेखा समिति के सदस्यों के निर्वाचन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में कहा जा रहा है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों के निर्वाचन किए जाते हैं। ये 1 वर्ष के लिए किए जाते हैं। 1 वर्ष के लिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से टोटल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समय अवधि क्या होती है? ये 1 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 1 वर्ष होता है। फिर उसके बाद आता है प्राक्कलन समिति में लोकसभा 30 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इसमें से राज्यसभा के सदस्य सहयोजित नहीं किए जाते हैं। इसे अस्थायी मितव्यता समिति भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहने कहा जाता है। इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है जो लोक लेखा के लोकसभा के स्पीकर के द्वारा नामित किया जाता है। तीनों वित्तीय समितियों यानी कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किसी भी मंत्री को इन समितियों का सदस्य नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 118 का इसमें राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति के ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, प्राक्कलन समिति के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति इसमें प्राक्कलन समिति है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, प्राक्कलन समिति। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, जो लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। सर्वप्रथम 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य है कि बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना और लोक व्यय में मितव्ययिता को सुझाव देना, अतः इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल होते हैं तो कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 30 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। ये हुआ था 1977 में। 1977 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1977 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975-76 के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी ने 1 वर्ष 1977 में केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। 1977 में 1977 से 1980 तक भारत सरकार के नेतृत्व किया। इसके नेता मोरारजी देसाई थे। आंतरिक भेद के कारण 1980 में जनता पार्टी टूट गई और लोकसभा चुनाव 2014 के पूर्व डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। सामान्य रूप से कोई ऐसा विधेयक वित्त विधेयक होता है जो राजस्व व्यय से संबंधित हो। वित्त विधेयक में किसी धन विधेयक के लिए संविधान उल्लिखित किसी मामले का उपबंध कराने के अतिरिक्त अन्य मामलों का भी उपबंध किया जाता है। वित्त विधेयकों के निम्न 2 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला है श्रेणी क में कि ऐसी विधेयक जिसमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी मामले के लिए उपबंध किए जाते हैं, परंतु केवल उन्हीं मामले के लिए ही उपबंध नहीं किए जाते हैं। उदाहरण कोई विधेयक जिसमें कारारोपण का खंड होता है परंतु वह केवल कारारोपण के संबंध में नहीं होता है। फिर उसके बाद श्रेणी ख में कि ऐसा विधेयक जिसमें संचित निधि से व्यय संबंधित उपबंध हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय
विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 थर्ड के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? यह किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 110 का इसमें क्वेश्चन नंबर 123 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। तो हम लोगों ने कंप्लीट राज्यसभा, लोकसभा को देखा है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों उच्चतम न्यायालय से क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद।